ओके, लेट्स अनपैक दिस। आज की इस डीप डाइव में सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, और आज का जो विषय है वो बेहद रोमांचक है। बिल्कुल, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि क्रिकेट सिर्फ बल्ले, गेंद और 22 गज की पिच का खेल है, तो आज हमारे पास मौजूद ढेरों रिपोर्ट्स और डेटा उनकी ये सोच पूरी तरह से बदलने वाले हैं। एकदम सही कह रहे हैं आप। आज हम बात कर रहे हैं टाटा आईपीएल 2026 की, जो इस लीग का 19वां संस्करण है। जो कि 28 मार्च से शुरू हो रहा है। जी, और ये जो 84 मैचों का विशाल टूर्नामेंट है ना, अब ये महज एक खेल नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। आज की हमारी इस चर्चा का मकसद ये समझना है कि कैसे ये टूर्नामेंट अब डेटा एनालिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स और कॉर्पोरेट दुनिया के भारी भरकम निवेश की एक बेहद जटिल मशीन बन चुका है। What's fascinating here is कि इस बार पैमाने और दाव दोनों ही पहले से कहीं ज्यादा बड़े हैं। पूरी तरह से तोड़ रहा है, जिसे हम बरसों से जानते आए हैं। सही बात है। अगर हम इन ऑक्शंस और स्ट्रेटजी वाली रिपोर्ट्स को गहराई से देखें, जो कि विकिपीडिया, खेल वेबसाइट्स और ब्रॉडकास्ट गाइड से हमने निकाली हैं, तो ये साफ हो जाता है कि फ्रेंचाइजी अब सिर्फ मैदान पर खेलने वाले 11 खिलाड़ी नहीं चुन रही हैं। वे एक बहुत ही सोची समझी व्यावसायिक और तकनीकी बिसात बिछा रही हैं। तो चलिए मैदान के अंदर से ही शुरुआत करते हैं। खेल के नियमों में जो सबसे बड़ा भूचाल आया है वो है इम्पैक्ट प्लेयर रूल। हो बिल्कुल। इस एक अकेले नियम ने टी20 क्रिकेट का पूरा डीएनए ही बदल कर रख दिया है। लिटरली बदल दिया है। मतलब अब ये 11 खिलाड़ियों का खेल रहा ही नहीं। हाँ, ये तो अब आधिकारिक तौर पर 12 खिलाड़ियों की रणनीतिक जंग बन गया है। पहली ही गेंद से गेंद को स्टैंड्स में भेज सकें। और यहीं पर ना प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और डेटा का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। वो कैसे? देखिए, इम्पैक्ट प्लेयर नियम के तहत टीम इन मैच की स्थिति के हिसाब से एक अतिरिक्त पक्का बल्लेबाज या एक अतिरिक्त गेंदबाज मैदान में उतार सकती हैं। हाँ, मेक सेंस। इसका सीधा असर आप स्कोर बोर्ड पर देख सकते हैं। अब पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों को अपने निचले क्रम के ढह जाने का कोई डर नहीं रहता, क्योंकि उनके पास एक एक्स्ट्रा बैटर का कुशन मौजूद है। बिल्कुल, और इसी निडरता के कारण अब टूर्नामेंट का औसत स्कोर 220 रनों के पार जा रहा है। लेकिन एक सेकंड, क्या ये नियम क्रिकेट की मूल भावना के खिलाफ नहीं है? ये एक अच्छा सवाल है। मेरा मतलब है, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का वो बयान बहुत वायरल हुआ था, जहां उन्होंने साफ कहा था कि क्रिकेट 11 का खेल है, 12 का नहीं। जी हाँ, मैंने भी पढ़ा था वो। उनका मानना है कि ये नियम खेल से जेन्युइन ऑलराउंडर्स को धीरे धीरे खत्म कर रहा है, और देखा जाए तो उनकी बात में दम भी लगता है मुझे। अगर आप किसी भी वक्त 100% प्योर गेंदबाज या बल्लेबाज ला सकते हैं, तो उस खिलाड़ी को टीम में क्यों रखेंगे जो दोनों काम सिर्फ 70% कुशलता के साथ कर पाता है? ये एक बहुत ही जायज चिंता है, और रोहित शर्मा का नजरिया अपनी जगह बिल्कुल सटीक है। लेकिन क्या? लेकिन अगर हम इस सिक्के का दूसरा पहलू देखें, तो ये नियम भारत के अनकैप्ड खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़े वरदान की तरह सामने आया है। मतलब ऐसे युवा जिन्हें अभी इंटरनेशनल खेलने का मौका नहीं मिला है? जी हाँ, मान लीजिए कोई 20 साल का लड़का है जो घरेलू क्रिकेट में सिर्फ 10 गेंदों में 200 की स्ट्राइक रेट से रन बनाने का हुनर रखता है। लेकिन उसकी फील्डिंग या बॉलिंग खास नहीं है, तो पहले तो उसे टीम में जगह नहीं मिलती। एग्जैक्टली। पर आज उसे सीधे इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर अपना जलवा दिखाने का मंच मिल रहा है। वाह, ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है। और इसी नियम से एक और कमाल की चीज निकल कर आई है, जिसे 3+1 स्ट्रेटेजी कहा जा रहा है। हाँ, ये फॉर्मूला वाकई बहुत चतुर है। सुनने वालों को अगर आसान भाषा में समझाएं, तो नियम ये है कि अगर कोई टीम 4 विदेशी खिलाड़ियों के साथ मैच शुरू करती है, तो उनका इम्पैक्ट प्लेयर सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी ही हो सकता है। सही कहा। तो टीमों ने इसका क्या जुगाड़ निकाला? क्या? वे जानबूझकर मैच की शुरुआत केवल 3 विदेशी खिलाड़ियों के साथ कर रही हैं। एकदम सही। और ऐसा करने से उन्हें ये आजादी मिल जाती है कि मैच के बीच में अगर अचानक किसी विश्व स्तरीय विदेशी स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़े, जैसे कोई बहुत घातक विदेशी तेज गेंदबाज या कोई कैरेबियन पावर हिटर, बिल्कुल, तो वे उसे इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर मैदान में उतार सकें। बाप रे, ये रणनीति विपक्षी कप्तान के लिए तो एक बुरा सपना है। हाँ, क्योंकि अब उसे सिर्फ 11 नहीं बल्कि सामने वाली टीम के 15 खिलाड़ियों की संभावित स्ट्रैटेजी के लिए खुद को तैयार रखना पड़ता है। और क्योंकि इस नियम के कारण स्कोर इतने विशाल बन रहे हैं, तो सिर्फ मैच जीतना ही काफी नहीं रह गया है। हाँ, नेट रन रेट का रोल बहुत बढ़ गया है। जी, इस पूरे टूर्नामेंट में नेट रन रेट यानी NRR का जो गणित है, वो प्लेऑफ की असली चाबी बन गया है। बिल्कुल, 2 पॉइंट्स जीतना तो जरूरी है, लेकिन NRR ही तय करेगा कि कौन टॉप 4 में रहेगा। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, कौन टॉप 2 में फिनिश करेगा। एग्जैक्टली, क्योंकि हम सब जानते हैं कि टॉप 2 टीमों को फाइनल में पहुंचने के 2 मौके मिलते हैं। अब टीमें सिर्फ जीत के लिए नहीं खेल रही,
वे हर मैच को एक बड़े मार्जिन से जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। मतलब हर एक अतिरिक्त रन और हर एक डॉट बॉल का महत्व कई गुना बढ़ गया है। जी Here's where it gets really interesting, क्योंकि ये आक्रामकता और ये भारी अंतर वाली सोच सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं, ऑक्शन को ही देख लीजिए। अबू धाबी में हुई इस बार की नीलामी ने तो जैसे पिछले सारे रिकॉर्ड ही ध्वस्त कर दिए। हाँ, 125 करोड़ रुपए के पर्स के साथ जब फ्रेंचाइजी टेबल पर बैठी तो पैसों की ऐसी बारिश हुई कि पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया। और सबसे बड़ी हेडलाइन बनी कोलकाता नाइट राइडर्स। ओहो, वो तो ऐतिहासिक था। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन को पूरे 25.20 करोड़ रुपए में खरीद लिया। और इस एक बोली ने ग्रीन को आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा विदेशी खिलाड़ी बना दिया। जी, उन्होंने मिचेल स्टार्क का पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल है। पूछिए। अभी हमने कहा कि इम्पैक्ट प्लेयर नियम के कारण ऑलराउंडर्स की अहमियत कम हो रही है, तो फिर केकेआर ने एक ऑलराउंडर पर 25 करोड़ क्यों लुटा दिए? ये एक बहुत ही शानदार विरोधाभास है। देखिए, औसत ऑलराउंडर्स की डिमांड कम हुई है, लेकिन कैमरन ग्रीन जैसे प्रीमियम वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर की नहीं। अच्छा, जब आपके पास एक ऐसा खिलाड़ी हो जो टॉप ऑर्डर में तूफानी बैटिंग करे और 4 ओवर तेज गेंदबाजी भी करे, तो टीम का बैलेंस इतना सटीक हो जाता है कि आप अपने इम्पैक्ट प्लेयर वाले स्लॉट को पूरी तरह से किसी बहुत ही खतरनाक भारतीय टैलेंट के लिए रिजर्व रख सकते हैं। पॉइंट है। इसके अलावा भी ऑक्शन में कई बड़े दाव देखने को मिले। जी, सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले राउंड में अनसोल्ड रहने के बाद लियाम लिविंगस्टन पर भरोसा जताया और उन्हें 13 करोड़ रुपए में खरीदा। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने वेंकटेश अय्यर को 7 करोड़ रुपए में टीम का हिस्सा बनाया। और दिल्ली कैपिटल्स को कैसे भूल सकते हैं। हाँ, उन्होंने जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी डार को 8.40 करोड़ रुपए में खरीदा, जबकि उनका बेस प्राइस सिर्फ 30 लाख रुपए था। लिटरली क्रेजी। लेकिन जिस टीम की रणनीति ने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया, वो है चेन्नई सुपर किंग्स। सीएसके तो हमेशा कुछ अलग ही करती है। बिल्कुल, वो पूरी दुनिया से बिल्कुल उल्टी दिशा में चल रहे थे। जहां बाकी सभी टीमें बड़े बड़े इंटरनेशनल सितारों के पीछे करोड़ों बहा रही थीं, सीएसके ने भारत की अनकैप्ड प्रतिभाओं पर अपना खजाना खोल दिया। जी, उन्होंने प्रशांत वीर, जो उत्तर प्रदेश के स्पिनर हैं, और कार्तिक शर्मा, जो राजस्थान के विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, दोनों को खरीदा। और कीमत पता है? हाँ, 14.20 करोड़ रुपए प्रति खिलाड़ी। लोगों को लग सकता है कि क्या ये पागलपन है? मुझे तो लगता है ये कोई जीनियस मास्टर स्ट्रोक है। इसे आप MS धोनी और स्टीफन फ्लेमिंग की उस दूरदर्शी सोच का परिणाम कह सकती हैं, जो हमेशा समय से 2 कदम आगे चलती है। कह सकता हूँ, जी हाँ। माफ कीजिएगा, कह सकते हैं। वे भली भांति जानते हैं कि इम्पैक्ट प्लेयर के इस नए दौर में अगर आपके पास भारतीय घरेलू सर्किट के ऐसे विशिष्ट स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, जो किसी खास परिस्थिति में अकेले दम पर मैच पलट सकें। एग्जैक्टली, तो वे किसी भी महंगे इंटरनेशनल स्टार से ज्यादा कीमती हो जाते हैं। सीएसके इन युवा खिलाड़ियों पर इतना बड़ा दाव लगाकर दरअसल अपने आने वाले 5 से 7 सालों की एक बेहद मजबूत नींव तैयार कर रही है। और ये बिजनेस माइंडसेट सिर्फ खिलाड़ियों के खरीद फरोख्त तक नहीं रुकता। बिल्कुल नहीं। इस साल ब्रांडिंग और कॉर्पोरेट निवेश भी एक अलग ही लेवल पर चला गया है। हाँ, मैंने भी वो रिपोर्ट देखी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएसके ने टेलीकॉम दिग्गज वोडाफोन आइडिया यानी VI के साथ एक बहुत बड़ी मल्टी ईयर पार्टनरशिप की घोषणा की है। जी। अब VI का लोगो उनकी जर्सी के लीडिंग लेग पर नजर आएगा। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो ये खेल और तकनीक के संगम का एक बहुत बड़ा सबूत है। वो कैसे? आज के समय में मोबाइल एंगेजमेंट लाइव स्पोर्ट्स का सिर्फ एक हिस्सा नहीं है, बल्कि ये इसका धड़कता हुआ दिल बन चुका है। सही बात है। कोई भी फैन अब सिर्फ सोफे पे बैठकर टीवी स्क्रीन नहीं घूरता, उसके एक हाथ में फोन होता है, वो रियल टाइम डेटा चेक कर रहा होता है। हाँ, सोशल मीडिया पे दोस्तों से बहस कर रहा होता है, अपनी फैंटेसी लीग की टीम अपडेट कर रहा होता है। मतलब मल्टीटास्किंग चल रही है। बिल्कुल। VI जैसी बड़ी कंपनियों का ये भारी निवेश ये साबित करता है कि वे इस करोड़ों की डिजिटल कम्युनिटी तक डायरेक्ट एक्सेस चाहती हैं। खेल, तकनीक और अरबों का कॉर्पोरेट पैसा, ये सब मिलके IPL को एक ग्लोबल पावर हाउस बनाता है। लेकिन
जहां इतनी ताकत और इतना पैसा इन्वॉल्व हो, वहां जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति की एंट्री होना भी लगभग तय ही होता है। जी, और इस साल तो एक बहुत बड़ा कूटनीतिक विवाद सामने आया है। मुस्तफिजुर रहमान से जुड़ा हुआ, राइट? हाँ। देखिए, सुनने वालों को मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि हम यहाँ जो भी जानकारी दे रहे हैं वो पूरी तरह से न्यूज आर्टिकल्स और आधिकारिक बयानों पर आधारित है। बिल्कुल, हम यहाँ सिर्फ निष्पक्ष रूप से तथ्यों को रख रहे हैं। हम किसी भी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। जी, तो घटनाओं के क्रम पर अगर नजर डालें तो केकेआर ने नीलामी में इस बांग्लादेशी तेज गेंदबाज को 9.2 करोड़ रुपए में खरीदा था, लेकिन इसके बाद हालात बहुत तेजी से बदल गए। जी हाँ, रिपोर्ट स्पष्ट रूप से बताती हैं कि 2025 में बांग्लादेश में जो हिंदू विरोधी हिंसा हुई और दिसंबर 2025 में दीपू चंद्र दास की लिंचिंग की जो दुखद घटना सामने आई, उसके बाद भारत में एक भारी जनाक्रोश देखने को मिला। बिल्कुल, सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक आईपीएल से बांग्लादेशी खिलाड़ियों को बाहर करने की एक बहुत तेज मांग उठने लगी। और इन सब दबावों के बीच जनवरी 2026 में बीसीसीआई ने निर्देश जारी किया, जिसके बाद केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को अपने स्क्वाड से रिलीज कर दिया और उनकी जगह किसी और को चुनने की अनुमति ले ली। और इस एक फैसले ने क्रिकेट जगत को पूरी तरह से 2 धड़ों में बांट दिया। हाँ, शशि थरूर और पूर्व क्रिकेटर मदन लाल जैसे लोगों के साथ साथ बांग्लादेश के पूर्व कप्तान खालिद महमूद और मोहम्मद अशरफुल ने इस कदम की कड़ी आलोचना की। उनका साफ कहना था कि खेल और कूटनीति को अलग अलग रखा जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा और बीजेपी नेता संगीत सिंह सोम जैसे लोगों ने बीसीसीआई के इस कदम को पूरी तरह से सही ठहराया और इसका बचाव किया। लेकिन इस घटना की जो कूटनीतिक लहरें उठी, उनका असर बहुत व्यापक रहा। क्या असर हुआ? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इसका कड़ा विरोध करते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी से ये आधिकारिक मांग कर दी कि 2026 के T20 विश्व कप के उनके सभी मैच भारत से बाहर किसी तटस्थ स्थान पर शिफ्ट कर दिए जाए। अच्छा, क्योंकि 2026 के विश्व कप की मेजबानी भारत और श्रीलंका मिलकर कर रहे हैं। जी हाँ, और बात यही नहीं रुकी। बांग्लादेश सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए अपने देश में आईपीएल के पूरे ब्रॉडकास्ट पर ही बैन लगा दिया है। ओह, ये तो बहुत बड़ा कदम है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि कैसे खिलाड़ी का फ्रेंचाइजी अनुबंध 2 देशों के बीच के राजनयिक संबंधों में दरार ला सकता है। बिल्कुल, और इन कूटनीतिक उलझनों से परे आयोजकों के सामने कुछ बहुत ही व्यावहारिक और जमीनी चुनौतियां भी हैं। वो भी है, हाँ। हम इस डीप ड्राइव को रिकॉर्ड कर रहे हैं और 84 मैचों का पूरा शेड्यूल अभी तक जारी नहीं हो पाया है। और इसका मुख्य कारण है भारत की अपनी घरेलू राजनीति और चुनाव। एकदम सही। असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। अब आईपीएल जैसा मेगा इवेंट बिना भारी भरकम पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती के नहीं हो सकता। और जब राज्यों में चुनाव हो तो सुरक्षा बल वहाँ व्यस्त होते हैं। एग्जैक्टली। चुनाव आयोग की तारीखें जब तक पूरी तरह से फाइनल नहीं होती, बीसीसीआई अपने मैचों की तारीखें और वेन्यू लॉक नहीं कर सकता। हाँ, आप देखिए ना, केकेआर का होम ग्राउंड ईडन गार्डन्स बंगाल में है, सीएसके का चेपॉक स्टेडियम तमिलनाडु में है और राजस्थान रॉयल्स का दूसरा होम ग्राउंड गुवाहाटी असम में है। इसीलिए इस बार शेड्यूल को टुकड़ों में जारी किया जा रहा है। और वेन्यू को लेकर एक और बड़ी सिरदर्दी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खेमे में चल रही है। आरसीबी वाला मुद्दा तो काफी गंभीर है। 28 मार्च को टूर्नामेंट का ओपनिंग मैच आरसीबी को खेलना है और 31 मई का ग्रैंड फाइनल भी बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में ही तय किया गया है। लेकिन पिछले साल 2025 में जब आरसीबी ने आखिरकार अपनी पहली ट्रॉफी जीती थी, तो जश्न के दौरान स्टेडियम के बाहर भीड़ बेकाबू हो गई थी और एक भगदड़ मच गई थी। जी, और उस सुरक्षा चूक को प्रशासन ने बहुत गंभीरता से लिया है। तो अभी क्या स्थिति है? फिलहाल फ्रेंचाइजी और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के बीच सुरक्षा मानकों को लेकर लगातार बैठकें चल रही हैं। अच्छा, अगर पुलिस और प्रशासन की तरफ से फुल प्रूफ क्लियरेंस नहीं मिलता है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि आरसीबी को अपने कुछ शुरुआती घरेलू मैच नवी मुंबई, रायपुर या पुणे जैसे वैकल्पिक स्टेडियम्स में शिफ्ट करने पड़े। सोचिए, एक टीम जो चैंपियन बनी है, हो सकता है उसे अपने ही घर में अपना ओपनिंग मैच खेलने को न मिले। ये फैंस के लिए काफी निराशाजनक हो सकता है। So what does this all mean? मतलब इतने सारे डेटा पॉइंट्स, नीलामियों के रिकॉर्ड, नियम और जियोपॉलिटिक्स तो अपनी जगह है, लेकिन जो फैन घर बैठे अपने टीवी या फोन पर ये खेल देखना चाहता है, या जो स्टेडियम जाकर अपनी फेवरेट टीम को चीयर करना चाहता है, जी, उसके अनुभव में इस साल क्या बदलाव आने वाले हैं? क्योंकि सबसे बड़ी खबर तो यही है कि इस बार मुफ्त में मैच देखने का दौर हमेशा के लिए खत्म हो गया है। ओहो, ये डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग के स्पेस का सबसे बड़ा शिफ्ट है। बिल्कुल। भारत में जियो सिनेमा
और डिज्नी प्लस हॉटस्टार का अब आधिकारिक रूप से विलय हो गया है और एक नई एंटिटी बनी है, जियो हॉटस्टार। अब अगर आपको डिजिटल माध्यम पर मैच देखने हैं तो आपको उनकी सब्सक्रिप्शन फीस देनी ही होगी। मतलब अब वो जुगाड़ खत्म कि बस में सफर करते हुए फ्री में लाइव स्कोर या मैच देख लिया। जी हाँ, अब जेब ढीली करनी पड़ेगी। इनकी प्लान्स भी दर्शकों की सुविधा के हिसाब से अलग अलग हैं। अगर आप सिर्फ मोबाइल पर मैच देखते हैं तो 3 महीने का प्लान 149 रुपए से शुरू होता है, जो कि काफी अफोर्डेबल है। और एक सुपर प्लान है 499 रुपए का, जिसमें आप टैबलेट पर भी देख सकते हैं। जी। और अगर आपको अपने स्मार्ट टीवी पर शानदार 4K क्वालिटी में छक्के देखने हैं तो प्रीमियम प्लान के लिए 1499 रुपए खर्च करने होंगे। और वहीं जो लोग अपने पुराने तरीके से केबल टीवी पर देखना पसंद करते हैं, उनके लिए स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क हमेशा की तरह कई भाषाओं में मैचों का प्रसारण करेगा। और ये ब्रॉडकास्ट सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। आज आईपीएल एक ग्लोबल प्रोडक्ट बन चुका है। यूनाइटेड किंगडम में स्काई स्पोर्ट्स और अमेरिका तथा कनाडा जैसे देशों में विलो टीवी के माध्यम से इसे पूरी दुनिया में लाइव दिखाया जा रहा है। लेकिन स्क्रीन से हटकर जो लोग स्टेडियम की उस जादुई एनर्जी को साक्षात महसूस करना चाहते हैं, उनके लिए टिकट हासिल करना किसी जंग जीतने से कम नहीं है। वो तो है, मारामारी रहती है टिकट्स की। टिकटों की कीमत भी आपके वेन्यू पर बहुत निर्भर करती है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम जैसे विशाल मैदानों में आपको शुरुआती टिकट 400 से 500 रुपए में भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी स्टेडियम में एक वीआईपी कॉर्पोरेट बॉक्स का अनुभव चाहिए, जहां एयर कंडीशन कमरा हो और शानदार केटरिंग हो, तो उसके लिए आपको एक मैच के 35,000 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। मतलब इतने पैसों में तो एक आम इंसान नया स्मार्ट टीवी खरीद कर उसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी ले ले। हाँ, बिल्कुल ले सकता है, लेकिन फिर भी इन टिकटों की मांग में कोई कमी नहीं है। अच्छा जी, बुक माई शो और पेटीएम इनसाइडर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जैसे ही बुकिंग की विंडो खुलती है, चंद मिनटों में ही सब कुछ सोल्ड आउट हो जाता है। बाप रे। और अगर मैच सीएसके, मुंबई इंडियंस या आरसीबी का हो तो समझिए सर्वर क्रैश होना लगभग तय है। ये भारी मांग हमें खेल की उस जुनून की याद दिलाती है जो तमाम व्यावसायिक बदलावों के बावजूद आज भी कायम है। एकदम सही बात है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि आईपीएल 2026 अब सिर्फ गर्मियों में 2 महीने चलने वाला कोई साधारण क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। ये भारी भरकम प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, कॉर्पोरेट घरानों के अरबों रुपए के दाव, 2 देशों के बीच की संवेदनशील कूटनीति और करोड़ों डिजिटल सब्सक्रिप्शन पर चलने वाली एक ग्लोबल इंडस्ट्री बन चुका है जो लगातार इवॉल्व हो रही है। जी। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक ऐसा सवाल जिस पर शायद अभी बहुत कम लोगों का ध्यान जा रहा है। कैसा सवाल? आज हमने बात की कि कैसे इम्पैक्ट प्लेयर नियम इस फ्रेंचाइजी क्रिकेट में ऐसे स्पेशलिस्ट्स की एक पूरी फौज तैयार कर रहा है जो किसी एक ही काम में माहिर है। जैसे सिर्फ पावर प्ले में आके अंधाधुंध छक्के मारना या सिर्फ डेथ ओवर्स में बॉलिंग करना। एग्जैक्टली। ये खिलाड़ी इस 12 खिलाड़ियों वाले आईपीएल सिस्टम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। क्या? जब यही टैलेंटेड और युवा खिलाड़ी भारत की राष्ट्रीय टीम की जर्सी पहनेंगे तब क्या होगा? बहुत सही पॉइंट पकड़ा आपने। क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट तो आज भी कड़ाई से 11 खिलाड़ियों का ही खेल है। वहाँ आईसीसी के नियमों के तहत आपको बचाने के लिए कोई इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं आएगा। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा खतरा है। जी। क्या इस नियम के कारण भारतीय राष्ट्रीय टीम को भविष्य में संपूर्ण और प्योर ऑलराउंडर्स न मिल पाने की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी? क्या एक डोमेस्टिक फ्रेंचाइजी लीग को और ज्यादा मनोरंजक, रोमांचक और कमर्शियल रूप से सफल बनाने की ये जो अंधी दौड़ चल रही है, ये भविष्य में इंटरनेशनल क्रिकेट के मूल ढांचे को, उसके संतुलन को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है? ये वाकई एक ऐसा विचार है जो रोंगटे खड़े कर देता है। जी हाँ। क्या हमने आज के इन 220 रनों के रोमांचक स्कोर और फटाफट एंटरटेनमेंट के लिए भारतीय क्रिकेट के कल का संतुलन हमेशा के लिए दांव पर लगा दिया है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। अगली बार जब कोई इम्पैक्ट प्लेयर मैदान पर आकर 2 छक्के मारे और चुपचाप वापस डगआउट में चला जाए तो सभी सुनने वाले सवाल के बारे में जरूर सोचिएगा। शो की परतों को खोलते रहेंगे। तब तक के लिए विदा।